अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक नई टर्म पढ़नी है जिसको हम कहते हैं रॉन्सकियन, ठीक है। और इसको यूज़ करके हम जो मेथड पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो पहले हम रॉन्सकियन को देखेंगे। रॉन्सकियन हमारे पास अगर y1 एंड y2 बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, देन द रॉन्सकियन डिनोटेड बाय w इज इक्वल्स टू w(y1 y2), ठीक है। इसको w से डिनोट करते होते हैं एंड इज डिफाइंड एज। रॉन्सकियन को हम इस तरह से डिफाइन करते होते हैं कि अगर y1 और y2 हमारे पास दो फंक्शंस हैं तो y1 y2 और फिर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y2 y1 और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y2 और उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y2, इस तरह से इसको हम कहते हैं कि ये रॉन्सकियन है दो फंक्शंस का y1 और y2 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगर थ्री फंक्शंस हो, हमारे पास तीन डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो तो उसका रॉन्सकियन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे y1 y2 y3, फिर y1 y2 y3 का फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर y1 y2 y3 का सेकेंड डेरिवेटिव, उन सब का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर फोर्थ का होगा तो क्या होगा, पहले सारे फंक्शंस इसी तरह आ जाएंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर थर्ड डेरिवेटिव और उन सब का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रॉन्सकियन ऑफ द फंक्शंस है। हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y1 एंड y2 बी द सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, होमोजीनियस है और y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देन देयर रॉन्सकियन इज either आइडेंटिकली ज़ीरो और इज़ नेवर ज़ीरो ऑन I, ठीक है। इनका रॉन्सकियन कह रहे हैं कि या तो ज़ीरो होगा अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस हैं, तो या तो हमारे पास इन दोनों फंक्शंस का रॉन्सकियन ज़ीरो होगा और या हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। या तो एग्जैक्टली ज़ीरो होगा या कभी ज़ीरो नहीं होगा। हमने जो रॉन्सकियन डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था डिटर्मिनेंट ऑफ y1, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया था डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 और y1 डैश y2 डैश। डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगा y1 y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y, ठीक है। तो रॉन्सकियन को हम लिख सकते हैं, रॉन्सकियन इज इक्वल टू y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ y2 डैश का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y2 डबल डैश हो जाएगा प्लस y1 का डेरिवेटिव और y2 डैश एज इट इज़, ठीक है। फिर इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल आप लगा लेना, ठीक है। फिर इनमें से ये दो टर्म्स क्योंकि कॉमन है कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास y1 y2 डबल डैश माइनस y1 के डबल डैश और y2 ये रह जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि y1 और y2 क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का क्या मतलब होता है कि जब हम y की जगह y1 पुट करेंगे, y की जगह हम y1 पुट करेंगे तब आंसर हमारे पास तब ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव ये यहाँ पे हम जब y1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y1 डबल डैश प्लस p और यहाँ पे जब हम y1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y1 डैश p y1 डैश प्लस q और इस y की जगह भी y1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसी तरह क्योंकि y2 भी सोल्यूशन है तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y2 पुट करेंगे तो y2 डबल डैश प्लस p y2 डैश प्लस q y2 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं y2 से और जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर 3 है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन y1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो इक्वेशंस आई हैं उनको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी टर्म्स आएंगी उसमें से हमने बाकी दो को एक साथ लिख दिया है और p जिनमें से कॉमन निकलता है उनको एक साथ लिख दिया है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास असल में w की वैल्यू थी ये वाली और ये हमारे पास जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था w का, यानी हमने w डैश फाइंड किया था, ये उसकी वैल्यू थी। तो हम लिख सकते हैं dw डिवाइड बाई dx प्लस pw इज इक्वल टू ज़ीरो,
ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम कह सकते हैं कि सेपरेबल भी है, सेपरेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लीनियर से भी सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर हमारे पास इक्वेशन अगर होती है तो उसका हमारे पास हम सेपरेबल से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेबल से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन -1/W, ठीक है। 1/W dW इज इक्वल्स टू -P इंटू dx, ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट हो गई है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ W, और दूसरी तरफ आप लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से हम लिख देते हैं -P और dx, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, क्योंकि आप हमने इंटीग्रेशन ली तो एक कांस्टेंट भी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखेंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप नेचुरल लॉग ऑफ c लिख दो, और फिर ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ c और ये w दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ w और c इज इक्वल्स टू, ये सारे राइट हैंड साइड पे टर्म इसी तरह आ जाएगी। इस नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लगाएंगे तो WC इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ये सारी इंटीग्रेशन, ठीक है, -P इन dx, ये हो जाएगा हमारे पास। और ये जो c है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो यहाँ से ख़त्म होके ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, यहाँ से ख़त्म कर देंगे c को, और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/c, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट का हमारे पास जो इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो भी एक कांस्टेंट ही होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा C1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ -P और dx, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। रॉन्स्कियन हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब जब रॉन्स्कियन हमारे पास इसके इक्वल आ गया है, हमने क्या करना है कि क्योंकि एक्सपोनेंशियल आ गया है e रेज़ टू पावर, आपको पता है कि e रेज़ टू पावर x जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, e रेज़ टू पावर x कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो ये फंक्शन या तो पूरे के पूरे ज़ीरो हो सकता है अगर c ज़ीरो हो जाए, और अगर c ज़ीरो ना हो तो ये वैल्यू तो हमें पता है कि कभी ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब है कि फिर फंक्शन ये w जो है ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ नेवर ज़ीरो, सो w इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो इफ़ c इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। या तो w को पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा जब c ज़ीरो हो, और इज़ नेवर ज़ीरो व्हेन c नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और अगर c ज़ीरो नहीं हो तो क्योंकि दोनों ज़ीरो नहीं होंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि W1 and W2 be the solutions of this equation, then their Wronskian is 0 if and only if Y1 and Y2 are linearly dependent, ठीक है। linearly dependent अगर होंगे तो फिर ही ये जो है होगा, ये Wronskian क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। linearly dependent का यही मतलब है कि हम इन दोनों को एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट, जब दो नंबर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो उसका यही मतलब होता है कि Y1 को हम c इंटू Y2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे का कोई कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। जब दो नंबर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि Y1 इज़ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ Y2, ठीक है। फिर बाकी आप लोगों ने ये देख लेना है, ठीक है। आसान सा है ये थ्योरम, बाकी आप लोगों ने देख, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट अगर दो नंबर्स के लीनियरली डिपेंडेंट हो तो हम इस तरह से इसको कहते होते हैं कि Y1 इज़ इक्वल टू c इंटू Y2, कांस्टेंट मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि W1 and W2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ Y1 and Y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर Wronskian नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अब इस Wronskian को यूज़ करके हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, p और q हमारे पास कोई भी x फंक्शंस हैं, और f ऑफ x हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे ये भी कोई x का फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको दो
सॉल्यूशंस इसके पहले से गिवन होंगे, या तो गिवन होंगे या आप फाइंड करेंगे, ठीक है। y1 और y2 आपको दो सॉल्यूशंस पता हैं, ठीक है। अगर दो सॉल्यूशन आपको पता है कि इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इस तरह से लिखते होते हैं, y कम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट होंगे c1 y1 और c2 y2, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। और उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आपको दो सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, ठीक है। y1 और y2 आपको पता होना चाहिए, ये दो सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि जो हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना है उसमें हमने क्या करना है, c1 और c2 जो कांस्टेंट हैं उसकी जगह हमने रिप्लेस कर देना है u1x और u2x पे, यानी कोई x के फंक्शंस है ये हमने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब क्योंकि कांस्टेंट हट गया तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। yp इज इक्वल टू c1 की जगह हमने u1 लिख दिया और c2 की जगह हमने u2 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको दो सॉल्यूशंस पता होने चाहिए और आपने y कम्प्लीमेंट्री फाइंड कर लेना है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो c1 और c2 है उसको रिप्लेस कर देना है u1 और u2 से, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट करना है वो फिर आपने इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फंक्शंस u1 एंड u2 वी नीड टू कंडीशंस, ठीक है। वन कंडीशन इज़ 3 मस्ट सेटिस्फाई 1, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। u1 और u2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो y पर्टिकुलर हमारे पास आया है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये हमारे पास इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। u1 का डेरिवेटिव y1 एज इट इज़, y1 का डेरिवेटिव और u1 एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह इस पे भी जो है वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करके इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो u1 के डेरिवेटिव हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे u1 का डेरिवेटिव है और u2 का डेरिवेटिव, उनको एक साथ लिख दिया है। और जिस इक्वेशन में y के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे y1 का डेरिवेटिव है और y2 का डेरिवेटिव है, उनको एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो ये सिंपल आपने डेरिवेटिव ले लेना है इसका और फिर अपने u1 के डेरिवेटिव्स को कंबाइन कर लेना है, u के डेरिवेटिव्स को कंबाइन कर लेना है और y के डेरिवेटिव्स को कंबाइन कर लेना है, ठीक है। अब हमने इसका दोबारा सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपको पता है कि जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, अगर yp का मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जब, तो y1 एज इट इज़ और u1 डैश के डेरिवेटिव जब लेंगे तो u1 डबल डैश हो जाएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है कि, ठीक है, टू अवॉइड द सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ u1 और u2, ठीक है। u1 और u2 के सेकंड डेरिवेटिव्स क्योंकि हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है जिसमें u1 और u2 के डेरिवेटिव्स पहले से एक मौजूद हैं उसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। ये हमने खुद से करना है। हमने ये जो पूरा का पूरा पूरी इक्वेशन है जिसमें u1 और u2 के डेरिवेटिव्स इंक्लूड हैं उसको हमने ज़ीरो पुट कर देने। तो हमारे पास yp डैश किसके इक्वल आ जाएगा, अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ गई सिर्फ ये वाली बच गई, ठीक है। u1 y1 डैश प्लस u2 y2 डैश, फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गए। yp हमें पहले से पता था, yp का फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, yp का सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया है। अब इसको हमने जो इक्वेशन 1 यानी जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है। क्वेश्चन में पुट करने के बाद अब आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। पुट आपने ये देखें, ये आपने पुट की है किसकी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर p के साथ ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की है और ये हमारे पास yp की वैल्यू हो जाएगी और f ऑफ x इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद आपने अब u1 की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख देना है, u1 कॉमन ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने जो u2 की वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख देना है और u2 कॉमन ले लेना है और उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं वो आपने इस तरह से लिख देनी है, ठीक है। यहाँ से जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये अगर आप देखें तो ये तो हमारे पास वो होमोजीनियस इक्वेशन नंबर 2 में होमोजीनियस जो इक्वेशन है वही बनती है, ठीक है। और जो हमारे पास थी y डबल डैश प्लस
पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में गिवन थी होमोजीनियस इक्वेशन जो इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैंने लिखा है। इसमें क्योंकि y1 और y2 हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन हैं, तो अगर इसमें मैं y की जगह y1 पुट कर दूं तो तब भी ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली सारी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह क्योंकि y2 भी इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पे अगर मैं y की जगह y2 पुट कर दूं तब भी ये 0 के इक्वल आएगा, तो ये की पूरी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं u1 डैश प्लस y1 डैश प्लस u2 डैश प्लस y2 डैश इज इक्वल टू f ऑफ x। ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। अब अगर हम 4 और 5 को लिखें तो हमारे पास इससे दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास जो आई थी वो कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने 5 कहा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस किस में है, ये u1 डैश में और u2 डैश में, ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है। अगर हमने इसमें से u1 डैश फाइंड करना है और u2 डैश फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सेम हम बनाएंगे, ठीक है। सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, यहाँ पे हमें क्योंकि u1 डैश है और यहाँ पे नीचे y1 डैश है, तो इस इक्वेशन को मैं y1 डैश से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी y1 डैश से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्योंकि अब u1 डैश भी है, y1 डैश भी है और y1 नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाली इक्वेशंस को मैं y1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ भी y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों क्योंकि वैल्यूज सेम है कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यूज माइनस होंगी और ये दोनों भी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u2 डैश y1 डैश माइनस u2 डैश y2 डैश और y1, ठीक है। ये हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास रह जाएगा माइनस f ऑफ x और इंटू y1, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने u2 डैश को कॉमन निकाल लेना है। u2 डैश जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी y1 डैश माइनस यहाँ पे रह जाएगी वैल्यू y2 डैश y1 इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x इंटू y, ठीक है। फिर u2 डैश फाइंड करना है तो ये सारी की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास u2 डैश का ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने अगर u1 डैश फाइंड करना है तो u1 डैश भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या तो u2 डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, या फिर जिस तरह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते होते हैं u1 डैश की वैल्यू आपने खुद फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। ये वाली इक्वेशन असल में हम सोल्यूशन में यूज़ करने हैं, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना था, हमने u1 और u2 फाइंड करना था। हमारे पास की डेरिवेटिव्स की वैल्यू आ गई। अगर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन लेंगे हम दोनों तरफ। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास u1 का आंसर आ जाएगा, यानी u1 का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा और u2 का आंसर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसका अगर आप नीचे देखें जो डिवाइड में हो रहा है ना, ये रॉन्स्कियन की जो डेफिनेशन थी वही है, तो इसकी जगह हम w लिख सकते हैं, इसकी जगह भी हम w लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये दो फार्मूले आ गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। हम सोल्यूशन में अब बजाय इसके कि बार बार ये पूरे स्टेप्स करें, हम ये दो फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि u1 के लिए हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, u2 के लिए हम ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन हमारा आ जाएगा।
ये फर्स्ट हमारी एग्जांपल है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकेंड डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2dy प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स ई रेज़्ड पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर आप इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखें तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको फाइंड करना आता है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा -2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव और यहाँ पे +1 इंटू y। ठीक है, y क्योंकि सबके साथ होगा तो वो कॉमन निकल गया, इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, सॉरी होमोजीनियस, इससे रिलेटेड होमोजीनियस इक्वेशन होगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करते होते हैं। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करने के बाद इसके रूट्स फाइंड करने के बाद आपके पास इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वाई सी इज इक्वल्स टू C1 ई रेज़्ड पावर एक्स और प्लस C2 x ई रेज़्ड पावर 2x ई रेज़्ड पावर x। ठीक है, अब ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें हमें क्योंकि y1 और y2 गिवन नहीं थे ना, तो वो हमने यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया है। तो इस C1 के साथ जो है वो हमारा y1 होगा। ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास आई है ई रेज़्ड पावर x और जो C2 के साथ वैल्यू है वो हमारी y2 की वैल्यू होगी। y2 हमारे पास क्या है, x ई रेज़्ड पावर x। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना था, वो हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना था कि जो C1 था उसको हमने रिप्लेस कर देना था U1 से और C2 को हमने रिप्लेस कर देना था U2 से। ठीक है, तो YP इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि U2 और U1 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने ये y1 हमने लिखा है। ठीक है, y2 वो हमने लिख दिया है और कैपिटल f ऑफ x तो हमें पता है कि ये वैल्यू जो होती है क्वेश्चन के साथ ये हमारे पास होती है कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू भी हमें पता है। अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है और सोल्यूशन के फार्मूले, क्योंकि हमारे पास U1 का ये फार्मूला था और U2 का ये फार्मूला था, इसमें हमें क्या चाहिए, y1 y2 चाहिए, कैपिटल f ऑफ x चाहिए और रोन्सकियन चाहिए। तो हम रोन्सकियन फाइंड करेंगे। रोन्सकियन का फार्मूला हमारे पास था ये वाला। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप लोगों को नहीं याद होता तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y1 y2 फिर y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको याद रखना आसान है। अब y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास है ई रेज़्ड पावर x, तो उसकी जगह हम ई रेज़्ड पावर x लिख देंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास है x ई रेज़्ड पावर x, तो उसकी जगह x ई रेज़्ड पावर x लिख देंगे और नीचे हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इस y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेज़्ड पावर x का डेरिवेटिव क्योंकि ई रेज़्ड पावर x ही होगा तो x ही लिख देंगे और इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई रेज़्ड पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़्ड पावर x ही हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये इसी तरह ही आ जाएगा। और ये ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ई रेज़्ड पावर 2x आंसर आ जाएगा, यानी रोन्सकियन हमारे पास क्या आया है, ई रेज़्ड पावर 2x। ठीक है, अब आपने ये जो सारी वैल्यूज़ आपको पता है ये आपने इन फार्मूले में पुट कर देनी है। ठीक है, y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट कर देनी है, कैपिटल f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू और रोन्सकियन की जगह रोन्सकियन की वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह u2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आपने क्या करना है, y1 की वैल्यू, कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू और रोन्सकियन की वैल्यू पुट कर देनी है। अब u1 के लिए अगर आप देखें तो ये ई रेज़्ड पावर x और ई रेज़्ड पावर x ई रेज़्ड पावर 2x हो जाएगा, ये नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये माइनस x और x मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x dx हो जाएगा और इस पे अब आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन रख लेना है, एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन और आपने जो है वो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन इसकी कर लेनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने लगा देना है, उसके बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस डिवाइड बाय 9 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, u2 फाइंड करना है। u2 में भी अगर आप देखें तो ये और ये ई रेज़्ड पावर 2x हो जाएगा और ये नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, x नेचुरल लॉग ऑफ x रह जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर y पर्टिकुलर जो हमारे पास yp आया था, yp की वैल्यू हमारे पास आई थी yp इज इक्वल्स टू u1, ठीक है, ई रेज़्ड पावर x प्लस u2 x ई रेज़्ड पावर x। तो इसकी जगह आपने u1 और u2 की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, u1 की वैल्यू पुट कर दी, u2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आपकी yp की वैल्यू आ जाएगी। और जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और yp का सम होता है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और yp की जगह yp की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास प्रोवाइडेड दैट y इज इक्वल टू एक्स ई रेज़्ड पावर x इज द सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। अब अगर आप देखें तो हमें दो फंक्शंस पहले से चाहिए होते थे, एक हमें y1 चाहिए होता था, एक y2 चाहिए होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक तो गिवन है y1, इसको हम कह देते हैं कि हमें y1 गिवन है, ठीक है। ये जो है इसको हम अगर y1 कह दें तो y1 हमारे पास हो जाएगा x ई रेज़्ड पावर x, दूसरा सोल्यूशन हमें नहीं गिवन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थे, ठीक है। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं तो आप उसको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बना के रूट्स फाइंड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रूट्स बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो वेरिएबल कोफिशिएंट्स यानी एक्स की फॉर्म में है, तो इसको हम उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कुछ फार्मूला पढ़े थे, कुछ हमने थोड़े से रूल्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें से एक हमारे पास ये था कि अगर p प्लस क्यू एक्स जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फिर हमें डायरेक्ट पता होता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। पहले तो हमने p और q फाइंड करने हैं, उसके लिए डेरिवेटिव के साथ, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, तो उस पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये p की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। p और q की वैल्यू आ जाएगी। p और q की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है, आपने जब देखा है कि p प्लस क्यू एक्स में जब आपने वैल्यू पुट किया ये 0 के इक्वल आ गया, तो हमें डायरेक्ट पता है कि y इज इक्वल टू एक्स इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमने y2 इस तरह से फाइंड कर लेना है। y2 इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। जब हमें y2 की वैल्यू भी पता चल गई है, y1 की वैल्यू भी पता चल गई है, तो हमने उसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 y1, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या होता है c1 y1 प्लस c2 y2, ठीक है। बस आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेना है और फिर c1 और c2 की जगह u1 u2 फाइंड करके बाकी मेथड उसी तरह है, ठीक है। आपको ये दो सोल्यूशन पता होने चाहिए कि दो सोल्यूशन कौन से होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने y1 जो है वो इसको y2 कहा हुआ है, जो गिवन सोल्यूशन, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको y2 कहा हुआ है और इसको y1 का। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको y2 और किसको y1 कहेंगे, आखिर में आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आगे इसको कंप्लीट कर लेना है इस क्वेश्चन को। अब इसके साथ आपने ये जो एक्सरसाइज है इसके ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। 10.6 में जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वहाँ तक आप लोगों ने कर लेने हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पहले पार्ट्स हैं 9 तक, ये आपके पास सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो जिनके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, यानी डी स्क्वायर प्लस 4। यहाँ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसके रूट्स फाइंड करके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा तो y1 और y2 तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। जो c1 के साथ होगा उसको y1 कह देना, c2 के साथ होगा उसको y2 कह देना। उसके बाद ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -2x है, तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं। जब वेरिएबल कोफिशिएंट हैं, एक सोल्यूशन आपको गिवन है, एक आपने खुद से फाइंड करना है। ये एक्स स्क्वायर को आपने पहले तो डेरिवेटिव के साथ कुछ नहीं चाहिए होता तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है सबको, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना है सबको, और उसके बाद आपने क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। पी और क्यू की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी एक्स जो वाई के साथ है, और फिर आपने देखना है कि पी प्लस क्यू एक्स जो है वो क्योंकि इक्वल्स टू 0 होगा, तो फिर हमारे पास अगर ये 0 हो तो हमने कहा था कि सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स इसका सोल्यूशन होगा, तो y2 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों ने p और q फाइंड कर लेने हैं। इसमें आप लोगों के पास p1 माइनस p प्लस q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब आप पुट करेंगे तो 0 होगा, और अगर ये 0 हो जाए तो हमने क्या कहा था कि सोल्यूशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर -x, ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर एक सोल्यूशन गिवन हो तो दूसरा आप लोगों ने ये वाले फार्मूले यूज़ करके फाइंड कर लेना है। तो सेकंड ऑर्डर इसमें भी आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। इसमें तो दोनों सोल्यूशन पहले से ही गिवन है इस क्वेश्चन में। तो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो एक्सरसाइज 10.6 के आपने सारे कर लेने हैं।